गुड इवनिंग। मैं मिथिलेश आस्था ये से लगातार 65th बीपीएससी में सेलेक्टेड अधिकारी जो हैं वो हमारे आस्था आईएएस ऑफिस के जो भी हमारे संस्थान से जुड़े हैं वो लगातार मिलने आ रहे हैं। उनसे हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ बात करें, उनसे कुछ जानें, उनसे कुछ सीखें, ताकि आप सभी जो आगे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने जीवन को बीपीएससी में ही घोषित कर दिए, अपने आप को वहीं झोंक दिए, बीपीएससी में ही झोंक दिए हैं। उनके लिए लाभ हो, उनको कुछ उनसे सीखने का मौका मिले। तो मैं सबसे पहले इनको परिचय दे देता हूँ। सर का नाम सुमित कुमार सिंह है और इनको जो है 65th बीपीएससी में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पद मिला हुआ है। आपको आस्था की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो मैं सुमित सर, मैं थोड़ा ये चाहूँगा आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, खास करके अपने नाम, बैकग्राउंड, कहाँ से हैं और क्या आपकी एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशन रही है और कैसे आप बीपीएससी के क्षेत्र में आए। तो मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम सुमित कुमार सिंह है, जैसे सर ने बताया आपको, और मैंने 65 बीपीएससी में 153 रैंक हासिल की है और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के रूप में मेरा चयन हुआ है। मेरा बैकग्राउंड ऐसे है कि मैं रहने वाला तो यूपी से हूँ और बिहार से मेरा काफ़ी मतलब नाता रहा है, काफ़ी एग्ज़ाम में दे चुका हूँ। और मेरा एजुकेशन है कि मैंने 2017 में आईआईटी खड़गपुर से एमटेक पास किया है। और इसके अलावा सर आप और क्या आप बताइए सर, क्या जानना चाहिए? बस ये आपके बैकग्राउंड पर सबसे पहले बैकग्राउंड इसलिए हम जानना चाहते हैं कि बच्चे सब कहते हैं कि अधिकतर अब बीपीएससी यूपीएससी की तरह बीपीएससी में भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बैकग्राउंड पूछा। तो हालांकि आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के निकले, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बीपीएससी में भी ऐसा कोई भेदभाव है नहीं, न ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेके ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा है कि जो जिस तरह से पढ़ते हैं, जो जिस तरह से मेहनत करते हैं, उनको उस तरह का बीपीएससी में नंबर अभी भी आ रहा है। अब क्योंकि अब मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि एक आए थे और उनको 90 रैंक मिला था, 92 रैंक मिला था, और उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो वो हिंदी मीडियम से थे। कल भी आए थे, एक दयानंद सर आए थे, तो वो डीएसपी बने, उनका हिंदी मीडियम है, फुल्ली उनका हिंदी मीडियम इस तरह से है। तो इस भेदभाव नहीं होना चाहिए ऐसा मन में कि क्या लें नहीं लें। तो दूसरा चीज़ ये कि जैसे आप आईआईटी करके सीधे बीपीएससी में आए, ये निर्णय कैसे लिया है? क्या उधर छोड़ने का निर्णय क्या आप अपने सही लिया था निर्णय? देखिए, हाँ, ये मेरा पहला अपना एक पर्सनल डिसीजन था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ। और जैसा सर ने बोला, मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहूँगा कि हाँ, ऐसा सच है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारे देश में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे हो गए हैं आजकल। लेकिन बीपीएससी या कोई भी आयोग इस बात में कोई भेदभाव नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या फिर कहीं से भी आए हों, चाहे रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो मेहनत की है, आपने जो कंटेंट वहाँ प्रेजेंट किया है अपने एग्ज़ाम में, वही आपकी पहचान है। तो आप पूरा भरोसा रखिए, आप जो भी तैयारी करते हो, आप ये मान के बिल्कुल मत चलिए कि आपके साथ आपकी बैकग्राउंड को लेकर कोई भेदभाव किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप अपने पूरे मन, मतलब जो भी आप पढ़ते हो उसको पूरे मन से और पूरी लगन के साथ तैयारी कीजिए और पॉजिटिव बने रहिए अपने तैयारी के दौरान। लगातार स्टूडेंट के मन में जो सब अभी बीपीएससी का फॉर्म डालेंगे, 67 का जो नोटिफिकेशन आया है, तो उनको एक डाउट बहुत ज़्यादा है कि हम ऑप्शनल पेपर में क्या लें। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप इस बारे में थोड़ा सा अपनी राय बताएं। ऑप्शनल का जो अभी रवैया है कि कोई कहता है ज्योग्राफी में टॉप 10 में 5 ज्योग्राफी से हैं या ऐसा कुछ है, तो बहुत लोग तो ये देख के ज्योग्राफी के ऊपर इधर आ गए कि नहीं, ज्योग्राफी लेना चाहिए तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं मानना है, फिर भी आप अपनी राय दें। देखिए, ऑप्शनल के ऊपर मेरा ये कहना है मेरा खुद ऑप्शनल, मैंने जिसमें ग्रेजुएशन अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने वही सब्जेक्ट चूज़ किया। मेरा ऑप्शनल फिज़िक्स था क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल था। तो मैं अपने पर्सनल सजेशन से आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जिस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप वही सब्जेक्ट लीजिए। लेकिन फिर भी एक कंपटीशन के रवैये को देखते हुए मैं आपको एक और बात बताऊँगा कि आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, उसके सिलेबस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आता है। आप हो सकता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हों, आपकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की हो या नॉन इंजीनियरिंग की हो सकता है आप मैथ्स में बहुत अच्छे हों। तो आप कंपटीशन में क्या उतने अच्छे हैं? क्या सिलेबस की डिमांड जो भी डिमांड है वो आप पूरी कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको साथ के साथ जनरल स्टडीज़ के पेपर भी पढ़ने होते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करें कि जनरल स्टडीज़ में भी वो ओवरलैप करे उसका सिलेबस, तो उनको हेल्प मिलती है। लेकिन कुछ लोगों का, जैसे मेरा मानना है कि आपका ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका मतलब हाथ इतना रफू होना चाहिए कि आप उसको
अब उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ अपने जीएस को लेवल कर सकें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कंपटीशन में एक बहुत सारे मिसनोमर्स हैं कि आप अगर ज्योग्राफी लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, या लाइक इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके जीएस में वो चीज़ कंटेंट हेल्प करेगा, बट ऐसा बहुत कम होता है। आप जीएस में आप देखेंगे कि जितनी भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो ओवरऑल सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं। और ऑप्शनल का जहाँ तक बात आती है, वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके ऑप्शनल का जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको प्रेशर फील ना हो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैंने ये वाला सब्जेक्ट क्यों ले लिया, ये मेरे ऊपर बर्डन की तरह आ रहा है। तो जब आप इसको चूज़ करें तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखें। हो सकता है कि आपको तब भी समझ में ना आए, तो आप एक एक दिन, दो दो दिन उसका कोई डेमो क्लास या यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो, उसका प्रीवियस ईयर्स जो टॉपर्स रहे हैं उनके उनके सजेशंस देख के आप उनका अनुभव इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सिलेक्शन मेरे ख्याल से फिर भी आपका पर्सनल डिसीजन होगा। और मुझे लगता है कि आप एक बार जो चूज़ करें आप उसके साथ कंटिन्यू बने रहें। आपको बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये साल के साल आपको ऑप्शन दिया जाता है हर साल। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें लगता है कि सर इतना बता दिए, इतना हिंट्स दे दिए, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो भी ऑप्शनल लें वो आपके अनुसार, आपके इच्छा अनुसार, आपके बैकग्राउंड जो आप पढ़े हैं और जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका मन लगे पढ़ने में, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को इंजॉय कीजिए। प्रेशर नहीं बनाना है कि हम कौन सा लें, ये नहीं कि इसी में नंबर आ रहा है तो उसे, ज्योग्राफी में आ रहा है तो ज्योग्राफी में ले लें। और अन्य मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ज्योग्राफी का विरोध कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आपके मन के ऊपर कि आप किस में कम्फर्ट हैं वैसा ऑप्शनल का चयन करें। और ज़बरदस्ती किसी ऑप्शनल का चयन करने से कुछ होता नहीं है। कहीं ना कहीं आप उसमें आपकी कमी के कारण वहाँ पर कहीं ना कहीं फेल्योर की स्थिति आ जाती है। तो अभी जो है, जैसे कि मेरे पास लगातार हमेशा कॉल आते रहते हैं कि सर मैं जीरो हूँ, पीटी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, चाहे 67 दूँ या आने वाले 68 दूँ, जीरो से हालांकि मैं किसी को जीरो मानता नहीं हूँ, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी करने वाले पहले तो ग्रेजुएशन कम से कम कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन जो 10 12 पास करके आए, वो तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो जीरो कैसे हो सकता है। बिल्कुल जो साइंस आपका पूछा जाएगा वो 10 12 लेवल का पूछता है बीपीएससी में, हिस्ट्री वहीं से आता है। तो जीरो ने आधा तो आप पढ़ चुके हैं, बस उसको सजाना आपको नहीं आता है, सिलेबस आपको नहीं देखे हैं, तो इसीलिए आप उसको समझ रहे हैं कि हम जीरो हैं इस मामले में। तो फिर भी मैं उन्हीं के भाषा में कहूँ तो जीरो जो हैं उनके लिए क्या सजेशन देना, किस तरह वो तैयारी करें पीटी के लिए, और कौन कौन से रेफरेंस यूज़ करें पढ़ने के लिए। सर फिर से मैं वही कहूँगा, ज़ीरो तो सच सर ने सही बोला कि ज़ीरो तो कोई भी नहीं होता। और ये तो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि शायद जो बच्चे थोड़ा बहुत भी लिटरेट हैं वो बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा आयोग भी कहता है कि आपको केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए उनको, एक ऐसा इंसान चाहिए जो अच्छी तरह से प्रशासन में अपनी सेवा दे सके। तो फिर भी अगर कोई ज़ीरो समझ रहा है अपने आप को, तो बस वो कॉन्फिडेंस की बात है, अपने ऊपर एक भरोसा रखें कि आप कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आप एक शुरुआत करें तो सिलेबस को देखें, और उसके साथ आप कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए आप क्या उसके साथ कंफर्टेबल हैं। अगर आप हैं और आप फिर भी उसके साथ मन बना रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इस कंपटीशन में आप एंटर करें, तो आप देखिए कि आपके जो बैकग्राउंड है, आप शायद नॉन इंजीनियरिंग हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, उसके अनुसार आपकी पढ़ाई में आपका बेसिक वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। उसके हिसाब अपना एक टाइम टेबल एक चूज़ कीजिए कि आपके शेड्यूल में कौन सी चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी चीज़ को कम टाइम देना है। और मुझे लगता है कि इसको आप अगर कंटिन्यू रखते हैं कुछ समय तक, आपको कंटिन्यूटी बना के रखना एक बहुत अहम एक रोल प्ले करता है इस चीज़, एक कंपटीशन में, कि आप किसी चीज़ को कंटिन्यूस कितना बना के रखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इसी चीज़ से निकल के आती है। तो मुझे लगता है कि अगर नए लोग इसको शुरू करते हैं तो पहली बार में रिज़ल्ट एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि एक लंबी रेस है, एक लंबी लड़ाई है जिसमें कि बहुत सारे सेटबैक्स भी मिल सकते हैं। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको बीच में प्रेशर लगता है कि ये एग्ज़ाम हमसे नहीं होगा, तो बस ये कॉन्फिडेंस की बात है, अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप कर सकते हैं। कोई बुक्स प्रेफर करना चाहेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स के लिए कि जिससे कि प्री में सब में हेल्प हो, वो बता दीजिए। सर बुक्स का रेफरेंस ये है क्या कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, उसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो की जाती है। और हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशली स्पेक्ट्रम की बुक यूज़ कर सकते हैं। और एनसीईआरटीज़ देखिए बेसिक बुक्स हैं, उनको तो आपको लगभग जो 8th 9th 11th 12th की एनसीईआरटीज़ हैं वो सबकी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही प्रिपरेशन के कोर में आना चाहिए।
उसके अलावा सर कोई स्पेशल चीज़ जैसे किसी एक सब्जेक्ट में आप पूछना चाहें स्टैंडर्ड बुक? जैसे मेन तो है कि बीपीएससी में अगर कहा जाता है कि 150 क्वेश्चन, पीटी के 150 क्वेश्चन में 3 सेक्शन अगर आप कवर करते हैं, एक होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसमें कि बिहार इंक्लूड हो, करंट अफेयर और साइंस, ये तीनों क्वेश्चन का वेटेज लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मान लिया जाए, ठीक ना। अगर इन तीनों को आपने अच्छे से कर लिया तो प्री आपका निकल जाएगा। तो ये मैं चाहूँगा हिस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, तो इन दोनों के लिए आप क्या प्रीफर करेंगे? सर देखिए, हिस्ट्री और ख़ास तौर से ऐसी जिसमें बिहार इंक्लूडेड हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपने हैबिट में एक वहाँ का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर की आदत एक हेल्दी हैबिट है कंपटीशन के लिए, ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके अलावा एक ऐसी बुक जो कि बिहार की हिस्ट्री ज्योग्राफी इंक्लूड करती हो, बहुत सारी बुक्स आजकल पब्लिक जैसे अरिहंत हो गया और क्राउन पब्लिकेशन, इस तरह की बहुत सारी बुक हैं जो पर्टिकुलर बिहार के रिस्पेक्टिव में बनाई जाती हैं, तो एक बुक वो फॉलो करें। उसके साथ साथ सर ने 3 कोर सेक्शन बताए, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्योंकि हमारे इंडियन मूवमेंट में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे बिहार का वो रोल बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग ही रोल है। पीटी में बहुत सारे सवाल वहाँ से आते हैं, तो स्पेक्ट्रम की बुक उसके लिए फॉलो की जाए। साइंस टेक के लिए करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं आजकल पीटी में, तो मुझे लगता है कि आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक रेगुलर मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारी किसी भी कोचिंग की, और सर के आस्था कोचिंग की भी मैं समझता हूँ कि ऐसा अवेलेबल कराते होंगे नोट्स, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सा कंटेंट रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके अलावा सर हाँ, मैथ्स के 10 क्वेश्चन लगभग हमेशा सवाल, 150 क्वेश्चंस में एक ऐसा पार्ट है जो किसी का गलत होना नहीं चाहिए। एक स्कोरिंग पार्ट होता है जो ऑलमोस्ट सबको सही करना चाहिए। तो इसके लिए आपको मुझे लगता है कि आप जैसे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ एक रेगुलर रूटीन देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ज़्यादा नहीं, 10th 11th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ट्रिक्स होती हैं कभी कभी जिनको आपको कम समय में एकदम से सटीक आंसर निकालना होता है, इसलिए वो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और सी सेट जैसे क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। और मुझे लगता है कि मैथ्स ऐसी चीज़ है कि जिसके आप प्रैक्टिस के बिना तो नहीं कर सकते। आप अगर सोचें कि कुछ पढ़ लें या याद कर लें और उससे सीधे एग्ज़ाम में कर लें, तो ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है सर। प्रैक्टिस तो वैसे हर सब्जेक्ट के लिए अपनी एक अलग अहमियत रखती है। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ते 10th में, तो वहाँ पर हमारे सर थे, तो वो हमेशा बताते थे, और मैं उस टाइम मेरा ना एक मैथ के अलावा एक कोई अलग से सब्जेक्ट चुनना होता था। एक वो उस टाइम चलता था मैथ में एडवांस मैथमेटिक्स है, तो वो हमेशा एडवांस मैथमेटिक्स सर पढ़ाते थे। और तो वो हमेशा कहते, बेटा मैथ जो है ऐसा पहलवान है, अगर इसके कंधे पे तुम रोज़ मिट्टी लगाते रहो तो तुम उसको कमज़ोर कर दोगे, मिट्टी लगाना अगर छोड़ दिए तो वो तुमको कमज़ोर कर देगा। हाँ, तो ये हमको हमेशा याद आ रहा। वही हम देखते हैं कि को बहुत सारे बीपीएससी देने वाले स्टूडेंट के साथ ये कमी है कि सर मुझे मैथ नहीं आती। कम से कम जो कॉमर्शियल मैथ का बैकग्राउंड है, जो 10 क्वेश्चन आने, 10 में मैथ के साथ ये या तो आता है या तो नहीं आता है, उसमें तुक्के का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मैथ को कभी ना छोड़ें, इग्नोर ना करें। वो वही ऐसे एक ऐसा सेक्शन है 10 में से 10 भी ला सकते हैं, नहीं तो अगर 6-7 भी आपका आ रहा है तो पॉजिटिव पॉइंट है। और ख़ास करके आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि नहीं हम 140 ही मान के चल रहे हैं। बिल्कुल 140 नहीं माना, बीपीएससी ने आपको 150 दिया तो 150 मान के चलिए, और आप जिसको छोड़ के चल रहे हैं उसी से लोग रैंक हासिल कर लेते हैं। चाहे पीटी हो या मैथ्स में जिनका डीआई अच्छा हो गया तो वो रैंक में आ जाते हैं। तो इसको मैथ को कमज़ोर ना समझे। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि सब बहुत सारे स्टूडेंट को ये हम देखते हैं कि हम कभी यूट्यूब पे अपना वीडियो डालते हैं या कुछ करते हैं, तो बहुत सारे क्या मैं बिना कोचिंग के बीपीएससी कर सकता हूँ या नहीं, और या फिर ये बताएं कि कोचिंग का क्या रोल होता है इस तैयारी की रणनीति में, कोचिंग्स का क्या रोल होता है, और नहीं कोई कोचिंग करता है तो उनको क्या लॉस या क्या प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। सर कोचिंग का देखिए रोल ऐसा है कि गुरु की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोचिंग के बिना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो लोग खुद को या तो स्ट्रॉन्ग समझते हैं इसलिए कोचिंग नहीं करते, तो उन लोगों के लिए ठीक है, कोचिंग कोई मस्ट एंड मैंडेटरी पार्ट नहीं है इस कंपटीशन का। आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू कमर हैं, आपको ज़्यादा समझ नहीं है कैसे एग्ज़ाम करना है, क्या पैटर्न है, क्या गेम है एक्चुअली, कैसे खेलना है, क्या रूल्स हैं इसके, तो एक कोचिंग आपका एक पार्ट एंड पार्सल हो जाता है इस कंपटीशन की लाइफ का। आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बेसिक गाइडेंस मिल जाती है, आपको पता चलता है कि कैसे लोग हैं जिनसे आपका कंपटीशन है, लोग कैसे तैयारी करते हैं, आपका आसपास का माहौल क्या है। और
मुझे लगता है कि जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने प्री और मेंस के लिए तो कोचिंग नहीं किया था, लेकिन मैंने इंटरव्यू के लिए यहाँ आस्था आईएएस ज्वाइन किया, जिससे मुझे जैसे आर कुमार सर हैं यहाँ पे, तो उनसे बहुत हेल्प मिली। उन्होंने मेरे मॉक इंटरव्यूज़ में मुझे बताया पर्सनली कि बेटा ये वाली बात नहीं करनी है, ऐसे बोलना है, या हैंड पोस्चर्स क्या रखने हैं। तो मुझे इस चीज़ में बहुत हेल्प मिली, और मुझे लगता है कि जैसे सर ने बताया, मेरे मार्क्स जो जैसे भी हैं 90 मार्क्स हैं मेरे 120 में, अभी तक हाईएस्ट में चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सर मैं सर को आर कुमार सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ, ये कि उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ है। उन्होंने जो भी चीज़ें जैसे बताई, मैंने वहाँ पे उसको फॉलो किया, और इस चीज़ ने मुझे वहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया है। जैसे सर यहाँ का जो पैनल है, मैं ये नहीं पैनल था जो हमारे यहाँ संस्थान में बैठते थे, जितने सारे मेंबर रहते थे पैनल में, यहाँ के पैनल और यहाँ के क्वेश्चंस में, ठीक है, और वहाँ के पैनल और वहाँ के क्वेश्चंस में कुछ अंतर दिखाई पड़े, या कंफर्ट वहाँ यहाँ के देने के बाद कितना कंफर्ट थे वहाँ पर? हाँ सर, इस चीज़ में मैं थोड़ा एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे जो मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उनमें यहाँ जो पैनल ने जैसे बात की, बिल्कुल मुझे वहाँ पे वैसा ही माहौल दिखाई दिया। वहाँ पे जो मेंबर्स थे, जो चेयरमैन थे, उन्होंने जैसे वो इंट्रोडक्शन पूछते हैं, जैसे सर ने बताया कि इंट्रोडक्शन तुम जैसे बता रहे हो, या वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें क्या डिफरेंस करना है, तो ये सब चीज़ों से हेल्प मिली। और हाँ, ये बात सच है कि जो माहौल सर ने यहाँ पैनल में दिया, ये बिल्कुल वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। और आप जो आंसर दे रहे हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आंसर कैसे दे रहे हो। आपके बातों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, वो उनको लगना चाहिए कि आप जैसे बात करो उसमें एक अधिकारी है। आपकी आंखों से वो ऊपर समझ जाते हैं कि आपकी वॉइस कैसी है, आप लो कॉन्फिडेंट हो या फिर हाई कॉन्फिडेंट हो, अपने क्वेश्चन को कैसे टैकल किया है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर कोई नहीं दे सकता, वो आपकी बातों में से ही क्वेश्चंस निकालते हैं। और मुझे लगता है कि हर इंसान को ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं, इससे डरना नहीं चाहिए। तो ये आर कुमार सर की सीख थी मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे जब सिखाया तो मैं इसको फॉलो किया। उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ आए, वो जो भी पूछें, तो ज़रूरी नहीं कि उसका तुम सही आंसर दो, उसको ज़रूरी है कि तुम कैसे टैकल कर रहे हो, ये चीज़ उनको अच्छी लगनी चाहिए। तो सर, मुझे इसका फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा आस्था आईएएस को, कि उन्होंने इंटरव्यू में जो मुझे पैनल बना के दिया, वो मुझे बहुत हेल्प किया वहाँ पे। एक लास्ट सवाल जो कि बिहार के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और पद भी आपका वैसा है, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, और बिहार में रोज़गार की जो हालात है, आप उसमें क्या सुधार करना चाहेंगे? क्या आज का युवा, बिहार का युवा क्या उम्मीद रखे आपसे? उसका आपका बेसिकली वर्क क्या होगा वहाँ पे? देखिए, रोज़गार एक किसी भी देश के विकास के लिए एक अहम चीज़ है, एक कोर डिमांड है। लेकिन हमारे भारत में, ख़ासतौर से बिहार में, हम देखते हैं कि जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई, उस चीज़ का मिसमैच दिखाई देता है मुझे। और तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो युवा हैं, उनको एजुकेशन जो मिलती है, और वो जिस चीज़ में उनका रुझान होता है, वो जिसमें रोज़गार पाना चाहते हैं, अक्सर उसमें मिसमैच होता है, और वो मन से काम नहीं करते। दूसरा, एक परेशानी ये भी है कि वो काम करना चाहते हैं, उनको काम भी नहीं मिलता। तो मैं अपने रोल को प्ले करना चाहूँगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की तरह वहाँ पे लोगों तक जो डिमांड है मार्केट में जॉब्स की, उन युवाओं तक पहुँचा सकूँ, जो वो काम सच में करना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो पर्टिकुलर वही काम करना चाहते हैं, उनको उनकी इच्छा के अनुसार वो काम पहुँचाया जा सके। ये मेरा एक इच्छा है कि मैं इसमें अपना कुछ योगदान दे सकूँ एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, और बाकी जो यूट्यूब जाने के बाद देखेंगे, मैं उनसे एक बात बताना चाहूँगा कि आस्था आईएएस में जैसे कि सर बता रहे थे कि हम ऐसे यहाँ इंटरव्यू में जुड़े थे या ऐसे जुड़े थे, बाकी आस्था आईएएस की तरफ से जो कैंडिडेट दिल्ली तक नहीं आ पा रहे, उनके लिए बहुत सारा व्यवस्था किया गया। ऑनलाइन पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा चीज़ दिए, जैसे कि हम बहुत सारा ग्रुप बना के रखे हैं, उसमें मटेरियल डालते रहते हैं, क्लास नोट्स डालते रहते हैं, ताकि आपको उसका कोई मटेरियल जो ग्रुप में डालते हैं उसका कोई चार्ज नहीं होता। टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। बाकी अगर बहुत सारा हेल्प चाहिए होगा तो आस्था आईएएस में अगर जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे भी जुड़ना, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे यहाँ इनरोल करके ही जुड़े। आपको अगर आस्था आईएएस हेल्प से कुछ हेल्प चाहिए, तो हमारा दो अपना ऐप है, एक आस्था आईएएस का ऐप है, एक आस्था बीपीएससी का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जो भी वीडियोज होंगे वहाँ मिल जाएंगे, देखना चाहें सर का वहाँ हमेशा वीडियो जाते रहता है। बाकी यूट्यूब चैनल पे भी जाते रहता है। और बाकी हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से इस पर जो नंबर रहेगा उस पर कॉल करके जो भी हेल्प लेना चाहते हैं वो आप लोग को मिल जाएगी। अबाउट स्टडी से संबंधित बहुत सारे पीडीएफ होंगे, मिल जाएंगे। जो भी जितना, जैसे कि यहाँ के टेस्ट सीरीज जितना है वो हो चुका है, जितना देते हैं वो सब, जो दूर में रहते हैं, दिल्ली तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। उनके लिए हम लोग सहायता करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और
आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत बधाई सर।